सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़ का फर्स्ट डे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेयरकेस प्रॉब्लम इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो चालू करते हैं इस सीरीज़ को एंड देखते हैं हम कितना अच्छा प्रोग्रेस करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग में। ओके, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज you are climbing a staircase. It takes n step to reach to the top. Each time you can either climb one step or two step. In how many distinct ways you can climb to the top? सो बेसिकली प्रॉब्लम में है क्या कि हम दो तरीके से स्टेप्स ले सकते हैं एक किसी भी स्टेयरकेस पे। या तो हम एक स्टेप क्लाइम कर सकते हैं या एक साथ दो स्टेप्स क्लाइम कर सकते हैं। तो हमें पता लगाना है कितने वेज में हम स्टेयरकेस के टॉप पे रीच हो पाएंगे। सो एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस प्रॉब्लम को कि लेट अस सपोज हमारे पास n इक्वल्स टू 2 है, मतलब हमारे पास दो स्टेयरकेस की वो पॉसिबल है कि दो स्टेयरकेसेस हैं हमारे पास। तो हम ये पता लगाएंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज में हम पहुंच पाएंगे। सो द फर्स्ट वेज कि हम फर्स्ट वे क्या ले सकते हैं कि हमने एक स्टेप क्लाइम करा एंड देन हमने दूसरा स्टेप क्लाइम करा। तो ये हमारे पास एक वे हो गई, एक तरीके से हम टॉप पे पहुंच गए। और क्या हो सकता है, और पॉसिबल वेज क्या हो सकती हैं कि हम डायरेक्टली दो स्टेप्स ऊपर चले गए। दैट इज़ वे नंबर 2 कि हम डायरेक्टली दो स्टेप ऊपर कूद गए, हमें एक एक स्टेप नहीं चला। सो n इक्वल टू 2 मतलब जब नंबर ऑफ जो स्टेयरकेसेस हैं वो 2 हैं तो हमारे पास कितनी टोटल पॉसिबल वेज हैं, दैट आर 2। सो ये है एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसका क्या है। सपोज n इक्वल्स टू 3 है। सो n इक्वल्स टू 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि या तो हम एक स्टेप ले लें, दैट इज़ वी कैन जंप वन स्टेप एट अ टाइम, और या फिर हम डायरेक्टली दो स्टेप जंप करके स्टेयरकेस नंबर 2 पे पहुंच जाएं। सो दो तरीके हैं तो यहीं पे डिस्कवर हो चुके हैं हमारे पास कि डायरेक्टली हम दो स्टेप्स ले लें जंप, या फिर हम फर्स्टली एक स्टेप जंप करें। अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि या तो हम दो स्टेप जंप करके टॉप पे पहुंच जाए या फिर हम एक स्टेप जंप करें। सो इट विल अगेन बी डिवाइडेड इनटू 2 वेज कि या तो हम फर्स्ट वे में क्या होगा कि या तो हम डायरेक्टली एक स्टेप जंप करके यहाँ पे इस वाली स्टेयरकेस पे पहुंचे, एंड द सेकेंड वे मस्ट बी कि हम डायरेक्टली जंप करके यहाँ पे टॉप पे पहुंच गए। तो ये वाला जो वे है, वे 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 वेज कि या तो हम डायरेक्टली 1 स्टेप जंप कर गए या फिर हम यहीं से 2 स्टेप जंप करके टॉप पे पहुंच गए। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 वेज। अच्छा, अब 2 वेज में डिवाइड होके ये तो अपने फाइनल स्टेट पे पहुंच गया है, दैट इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयरकेस, एंड ये अभी एक स्टेप और लेके अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा। सो यहाँ पे जो है ये 1 वे जो है वो 2 वेज में अगेन डिवाइड हो चुका है। और वे 2 में कितनी पॉसिबिलिटीज़ अगर हम देखें तो वे 2 में ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी है कि अगर इनिशियल लेवल पे उसने 2 स्टेप्स जंप ले लिए तो अब उसके पास सिर्फ एक सिंगल वे है एक स्टेप लेके फाइनल स्टेज पे पहुंचने का। वो 2 स्टेप्स नहीं लेगा, सिर्फ एक स्टेप लेके वो फाइनल वे में पहुंच जाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितनी हुई यहाँ पे, 3 पॉसिबल वेज एट n इक्वल टू 3। सो वी हैव 3 पॉसिबल वेज। अब एक बार हम इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं कि कैसे हुआ। हमने स्टार्ट करा फर्स्ट फ्लोर से विथ n इक्वल टू 0। हमने क्या करा, n इक्वल टू 3 के लिए हमने या तो एक स्टेप लिया एंड हम n इक्वल टू 1 पे पहुंच गए, या फिर हमने 2 स्टेप्स लिए एंड हम n इक्वल टू 2 पे पहुंच गए। अब उसके बाद जब हम n इक्वल टू 1 पे थे तो हमारे पास क्या चॉइसेस थी, 2 चॉइसेस थी कि या तो एक स्टेप लो एंड हम n इक्वल टू 2 पे पहुंच जाएं, या फिर 2 स्टेप्स लेके हम n इक्वल टू 3 पे पहुंच जाएं। n इक्वल टू 2 पे जब हम थे तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी कि एक स्टेप लेके हम n इक्वल टू 3 पे पहुंच जाएं, या फिर 2 स्टेप लेके हम कहीं पहुंच सकते थे, वहाँ पे कहीं भी नहीं पहुंच सकते थे। सो इट इज़ अ नॉट पॉसिबल केस इन एनी कंडीशन। अब इस स्टेट पे आके हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी थी, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि हम एक स्टेप लेके n इक्वल टू 3 पे पहुंच जाएं। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ अगर देखें तो क्या थी, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक स्टेप लिया, एक स्टेप लिया एंड एक स्टेप लिया एंड वी हैव रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। फिर एक स्टेप लिया एंड 2 स्टेप लिए, यहाँ से भी हम फाइनल अपने डेस्टिनेशन n इक्वल टू 3 पे पहुँच गए, या फिर डायरेक्टली 2 स्टेप्स लिए एंड एक स्टेप्स लिया तो हम n इक्वल टू 3 पे पहुँच गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई हमारे पास, 3 वेज हो गई। सो ये तो हमने कंसेप्चुअली समझा कि प्रॉब्लम है क्या और व्हाट इज़ द प्रॉब्लम डिमांडिंग टू अस। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि सॉल्व कैसे करें इस प्रॉब्लम को। सो बेसिकली हमने एक फंक्शन, एक रिकर्सिव ट्री बनाया। अब रिकर्शन को समझेंगे यहाँ पे इन डेप्थ में कि कैसे इसमें रिकर्जन लग रहा है। हमने सोचा कि एक n केस में हमें आंसर चाहिए, तो हमने क्या करा, कॉल करा n-1 पे एंड n-2 पे
कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो वो एक स्टेप लेके आ रहा होगा ऊपर हमारे पास, या दूसरे दो स्टेप्स से जंप करके आ रहा होगा। तो हमने n-1 एंड n-2 पे कॉल करा। अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये आंसर कहाँ से आएगा, तो हमने सोचा कि लेट अस सपोज कि ये आंसर दे रहा होगा, हमें n-1 आंसर दे रहा होगा एंड n-2 आंसर दे रहा होगा। इन दोनों की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर वो हम इन दोनों की पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर दे तो हम इसका आंसर फॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली n-1 के केस में हमने सोचा कि n-2 से आ रहा होगा या n-3 से आ रहा होगा, बिकॉज अगर एक स्टेप्स उसने जंप करा है तो n-2 से आ रहा होगा, और अगर दो स्टेप्स जंप करें तो n-3 से आ रहा होगा। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि आंसर कहाँ पे स्टोर है, लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये दोनों आंसर दे रहे होंगे। इन दोनों के पॉसिबिलिटीज़ को अगर हम ऐड करें तो n-1 की पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, नंबर ऑफ वेज। सिमिलरली इस केस के अंदर भी n-3 एंड n-4 वन स्टेप से अगर हम पॉसिबल देखें तो n-3 एंड टू स्टेप से हम देखें तो n-4। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब हम एक बार एक रिकर्सिव ट्री हमने जैसे ही बिल्ड करके दिमाग में सोचा तो हमने देखा यार बहुत सारे रिपीटेशंस हो रहे हैं यहाँ पे। n-2 दो बार यूज़ हो रहा है, बार बार कंप्यूट कर रहे हैं, हम n-3 को बार बार कंप्यूट करें तो अगर इस रिकर्सिव ट्री को हम बहुत बड़े n के लिए सोचें तो बहुत सारी चीज़ें हम बार बार कंप्यूट कर रहे हैं। सो ये बार बार कंप्यूट करना ही होता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम के। एक सब प्रॉब्लम को हम बार बार कंप्यूट करते चले जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले जो आंसर आएगा इसको उसको एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस वाले का आंसर कैलकुलेट कर लिया एंड उसको एक जगह स्टोर कर लिया, तो हमें ये वाला पूरा रिकर्सिव ट्री सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस इसका आंसर चाहिए होगा और वो यहाँ पे यूज हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए। सो ये है कंसेप्ट ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का। अब हम देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच दैट इज रिकर्सिवली सॉल्विंग द पर्टिकुलर रिजल्ट। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक nth प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर रहे हैं और n-1 के लिए चेक कर रहे हैं। वी वोंट गो डीपर इन रिकर्जन बिकॉज वी विल फर्स्ट चेक वेदर आर मेमोराइज्ड अरे कंटेन द आंसर ऑफ n-1। अभी हम इसके डीपर नहीं जाएंगे, पहले हम चेक करेंगे कि इसका आंसर हमारे पास पहले से प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमारे पास आंसर प्रेजेंट नहीं है तो हम इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करेंगे। अगर ऑलरेडी आंसर प्रेजेंट है तो हम उसका आंसर यूज करके इस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्यूट करेंगे। दैट इज नोन एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग विथ मेमोराइजेशन। सो एक बार अंडरस्टैंड करते हैं टॉप डाउन अप्रोच को रिकर्सिवली कैसे सॉल्व होती है। लेट अस सपोज हम 3 स्टेप्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर n=3। अब हमें क्या करना होगा, बेस कंडीशंस तो सेट करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें किसी चीज़ का भी आंसर नहीं मालूम, हमें बेस का तो आंसर मालूम ही होगा। लाइक फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली इन दिस केस कि n=0 एंड n=1 के लिए आंसर 1 होगा, बिकॉज अगर कोई भी स्टेयर नहीं होगी या सिर्फ एक स्टेयर होगी तो उसके कितनी पॉसिबल वेज हो सकती हैं। लॉजिकली देखें तो 1, बिकॉज अगर n=0 कोई स्टेयर केस नहीं है तो हमारे पास कितनी वे, एक वे वहीं पे खड़े होंगे हम। और अगर n=1 भी है तो हमारे पास कितनी पॉसिबल वेज है, सिर्फ एक ही पॉसिबल वे कि हम एक का ही जंप ले सकते हैं। तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी कंप्यूट करके एक अरे में स्टोर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, n=3 के लिए सॉल्व करना है। सो हम चेक क्या करेंगे कि n=2 के लिए हमारे पास आंसर अवेलेबल है कि नहीं है। सो हमने रिकर्सिव कॉल करा किस पे, n-1 पे, एंड टू गेट कि इफ़ द आंसर ऑफ 2 इज़ अवेलेबल और नॉट, बट द आंसर ऑफ 2 इज़ नॉट अवेलेबल। सो हम क्या करेंगे, वापस रिकर्सिव कॉल करेंगे n=1 के लिए कि हाँ भाई तुम्हारे पास आंसर पड़ा है कि नहीं पड़ा इस चीज़ का। अब हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास n=1 के लिए आंसर पड़ा है। तो जैसे ही हमारे पास आंसर है तो हम वापस उस पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल जहाँ पे हमने 2 के लिए करा था उसको आंसर सेंड कर देंगे कि हाँ भाई हमें तो अपना आंसर मिल चुका है। तो सॉल्व 2 को पर्टिकुलरली एक जगह से तो अपना आंसर मिल जाएगा। अब उसने क्या करा, n-2 पे कॉल करा कि भाई 0 के लिए आंसर पड़ा है कि नहीं पड़ा तुम्हारे पास। तो हम क्या देखा कि 0 के लिए भी हमारे पास बेस कंडीशन में आंसर पड़ा है, तो हमने वहाँ से भी डायरेक्ट रिटर्न कर दिया कि दिस इज़ द आंसर दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम n=0। सो बेसिकली हमारे पास दोनों तरफ से हमें आंसर मिल चुका है एंड सिंपली वी नीड टू ऐड द रिजल्ट एंड स्टोर इट फॉर n=2। सो हमारे पास n=2 का रिजल्ट हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है। सो दिस इज द इन डेप्थ ऑफ रिकर्जन के रिकर्जन वर्क कैसे कर रहा है यहाँ पे। अब n=3 के लिए पहले रिकर्सिव कॉल किस पे था, सॉल्व 2 पे। अब सॉल्व 2 ने अपना आंसर कंप्यूट कर लिया तो वो भी अपना आंसर रिटर्न कर देगा, दैट इज 2 जो यहाँ पे हमने कंप्यूट करा। अब 3 किस पे कॉल करेगा, सॉल्व 1 पे। तो सॉल्व 1 का ऑलरेडी हमारे पास आंसर क्या है, स्टोर है। हमने दोबारा कंप्यूट नहीं करा उसको बिकॉज हमने उसको पहले से ही स्टोर कर लिया था। तो हमने ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का यूज़ करा यहाँ पे कि हमारे पास अगर प्रॉब्लम बहुत बार रिपीट हो रही है तो हम उसको स्टोर करके चलेंगे।
एंड जैसे ही हमारे पास सॉल्व वन का आंसर आया हमने उसको रिटर्न कर दिया एंड वी हैव एडेड बोथ द रिजल्ट्स एंड वी आर गेटिंग द आंसर फॉर 3. सो दिस इज द रिकर्सिव वे हाउ द रिकर्जन इज वर्किंग इन टॉप डाउन अप्रोच के टॉप डाउन अप्रोच में रिकर्जन कैसे यूज आ रहा है यहाँ पे. नाउ लेट अस सी द कोड अप्रोच. हमने क्या करा यहाँ पे, फर्स्टली हमने एक डीपी अरे बनाई है यहाँ पे n+1 साइज की एंड उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया. जैसा कि हमने समझा था 0 एंड 1 पे हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं जो हमने ऑलरेडी कंप्यूट करी थी. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज वी आर सॉल्विंग अ फंक्शन फॉर int I equals to n एंड नाउ वी आर इफ़ वी हैव द वैल्यू ऑफ n, पर्टिकुलरली अगर हमारे पास n की वैल्यू है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 0 की जगह हमने डी पी ऑफ 0 में 0 लिख दिया है बट यहाँ पे 1 होगा यूज़ बिकॉज 0 एंड 1 पे हमारे पास एक एक पॉसिबल केसेस हैं, तो हम यहाँ पे डी पी ऑफ 0 की जगह डी पी ऑफ 1 कर देंगे. आई विल मेंशन द करेक्ट कोड इन द डिस्क्रिप्शन, सो वहाँ पे आप 1 यूज़ कर लीजिएगा. एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ डी पी ऑफ n हमारे पास नहीं है पॉसिबल, हम चेक करेंगे कि हमारे पास nth स्टेट की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है. अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर ये वाला पोर्शन कंप्यूट करेंगे. अदरवाइज अगर है तो डायरेक्टली हम रिटर्न कर देंगे दैट इज डी पी ऑफ n. ये यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन का यूज़ करा है. अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे इफ़ वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यूज़ क्यों करिए, बिकॉज 0 और 1 की हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं. अगर 0 और 1 इनपुट है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज क्या करेंगे, हम उसकी nth-1 स्टेट एंड nth-2 स्टेट पे कॉल करके उन दोनों का रिजल्ट जो आएगा उसको ऐड करके वहाँ पे स्टोर कर लेंगे. रिकर्सिव कॉल होगा वापस इस पे n-1 पे एंड n-2 का अगेन रिकर्सिव कॉल होगा. हमने ट्री के थ्रू समझा था कैसे रिकर्सिव कॉल होंगे एंड दे विल फेच यू द रिजल्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल और फिर हम उसको स्टोर करके आगे यूज करेंगे इस पर्टिकुलर केस में. सो ये है टॉप डाउन अप्रोच किसी भी डीबी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं बॉटम अप अप्रोच क्या यूज होती है. बॉटम अप अप्रोच इज अ रिकर्सिव अप्रोच. अब रिकर्सिव अप्रोच कैसे यूज हो रही है हम देखते हैं. बहुत ईजी अप्रोच है इसको सॉल्व करने के लिए. दैट इज हमने एक डीपी अरे मेंटेन करी एंड इनिशियलाइज कर दिया उसको 0 से. यहाँ पे हमने डी पी ऑफ 0 एंड डी पी ऑफ 1 करेक्ट है, बिल्कुल 1 से इनिशियलाइज करा है. अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेज से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, हम रिकर्सिव कॉल करके देख रहे हैं. हमें क्या चाहिए, हमें एक उसकी पहले वाली स्टेट चाहिए और एक उससे पहले वाली स्टेट चाहिए. बस 2 ही स्टेट तो चाहिए हमें, इन्हीं 2 स्टेट्स का यूज़ हो रहा है. सो हम क्या कर रहे हैं, डी पी ऑफ ith को फिल कर रहे हैं डी पी ऑफ i-1 प्लस डी पी ऑफ i-2 से, बिकॉज हमने यहाँ पे इन 2 स्टेट्स को ऑलरेडी फिल कर चुके हैं. इस पर्टिकुलर स्टेट को फिल करने के लिए हमें किस किस स्टेट की ज़रूरत है, दैट इज i-1 एंड i-2. सो इन 2 स्टेट्स की ज़रूरत है. इन 2 स्टेट्स के रिजल्ट हमारे पास हैं. सिंपली इन 2 स्टेट्स को ऐड करके हमें थर्ड स्टेट में पुट करना है. एंड फॉर n इक्वल टू 3 के लिए हम कैसे कंप्यूट करेंगे, दैट इज 3. स्टेट का रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है एंड स्टेट का रिजल्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. सो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इस पर्टिकुलर स्टेट का रिजल्ट होगा. सो ये भी हमने समझा. फर्स्ट हमने रिकर्जन के थ्रू समझा कि कैसे चीज़ फॉलो अप हो रही है. उसके बाद हमने एक इटरेटिव सॉल्यूशन सोचा कि सिर्फ प्रीवियस 2 स्टेट्स का यूज़ हो रहा है, तो हम इसमें यहाँ पे सीधे एक रिकर्सिव कॉल की बजाय हम क्या कर सकते हैं, पिछले 2 स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन को एक अरे में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं और उसको ऐड करके हम रिजल्ट फॉर्म कर सकते हैं. सो इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच ऑफ गेटिंग अ सॉल्यूशन. नाउ हमें एक चीज़ देखिए कि हमने एक पहली वाली स्टेट का यूज़ करा और एक उससे पहली वाली स्टेट का यूज़ करा. तो दिस इज़ अ टिपिकल फिबोनाची सीरीज़ जो हम फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे. फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है कि पिछली वाली स्टेट और उससे पिछली वाली स्टेट का जो समेशन है वो हम प्रेजेंट स्टेट में यूज़ कर सकते हैं. जैसे 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5 and 5 + 3 = 8 and so on. So this is the use of Fibonacci series. ओके, सो दैट वाज इट. आज हमने डे 1 में क्या सीखा, डायनामिक प्रोग्रामिंग का इनिशियल स्टेप लिया है हमने एंड कॉन्सेप्ट्स जो हमने सीखे आज वो थे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर, उसका क्या यूसेज था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में. सेकंड हमने सीखा टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि टॉप से लेकर डाउन में हम कैसे अप्रोचेस यूज़ करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर. एंड द थर्ड टॉपिक वी लर्न इज बॉटम अप अप्रोच कि हम इटरेटिवली एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी लर्न टुडे. एंड जो क्वेश्चंस होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एंड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होगी वो मैं आपको लिंक्स उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. सो एक बार उन प्रॉब्लम्स को भी ट्राई करिएगा और जो भी इस प्रेजेंटेशन में या फिर जो भी इस वीडियो में आपको डाउट्स है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा. एंड उन प्रॉब्लम्स पे भी जो प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा उसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा.
ओके, सो दिस स्लाइड, यस यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई विद इन 1 आवर ऑफ डे टाइम। मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूँ। एंड और भी कोई डाउट्स हो तो आप हमने ईमेल मेंशन करिए अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे भी हमें सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जस्ट like, share and subscribe my channel. Thank you so much.